हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की ये सीरीज है, जिसमें 21वां संस्करण है जो लेटेस्ट एडिशन के साथ है, जिसमें यूपी स्पेशल के साथ साथ यूपी बजट, यूपी समसामयिकी और यूपी जिला संक्षिप्तकी को कवर किया जाएगा। इसमें अभी तक हमने इसके 18 चैप्टर यानी कि पहले चैप्टर को छोड़ के आपके टोटल 17 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गए। आज जो हमारा चैप्टर आएगा वह 19वां चैप्टर होगा, जो कि भारतीय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में। इसके अंतर्गत अभी देखा जाए तो आपका मैक्सिमम सेक्शन इसका कवर हो गया। टोटल इसमें 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर के अंतर्गत आपके 17 चैप्टर हो चुके हैं आपका पहले चैप्टर को छोड़ के, और अभी आपका 19वां चैप्टर चल रहा है। मतलब कि इस बेसिस पे आपके पूरे चैप्टर होने में आपके अभी जैसे 20, 21, 22 3 बचे हुए हैं, और उसके बाद पहला चैप्टर बचा है। जब ये 3 और हो जाएंगे तो फिर आपका पहला चैप्टर कवर किया जाएगा। तो अभी जो आप चल रहे हैं वो आप इस बुक के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, जिसमें आपके 4-5 चैप्टर के बाद आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसमें पढ़ते हैं तो आपका इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप इसमें पहले इसको डिटेल में पढ़ें, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर बाद में इसका यूपी का जो संक्षिप्त की है उसको करेंगे, तो फिर बाद में आप 3 बार इसका रिवीजन कर रहे हैं। अगर एक बेसिस पे देखा जाए, जिस फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं कि आपको 45 से 50 मिनट में एक लेक्चर दिया जाता है, कोई आपका आधे घंटे का होता है, कोई 1 घंटे का होता है, लेकिन 1 घंटे से कोई ज़्यादा वाला लेक्चर नहीं दिया है। तो अगर आप इसको देख लेते हैं, फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरा रिवीजन हो जाता है। तीसरा तब होगा जब आपका पहला वाला चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसके टाइम पे आपकी ये चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो आपका यूपी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीआरओ का आईआरओ का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, या यूपी के जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वो सब हो, तो सब में किसी में भी ये आपका कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। तो इसके संदर्भ में है। अब आज जो हमारा चैप्टर आता है वह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में है। तो ये 19वां चैप्टर है। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर डाल दी गई हैं। जितने भी अभी तक हमने सेशन इसके कंप्लीट कराए हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और नई सीरीज़ लेके आएँ, क्योंकि ये आपका ये सेशन अभी इस मंथ में फिनिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में आपकी और नई सीरीज़ लेके आएँ, तो हमारा भी एक मोटिवेशन बने कि हम अभी आपके लिए और अच्छे तरीके से और नए नए वीडियो लाएं, नया उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके बताएं। तो ये आपको बस आपको शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि ये रहे कि हमारा भी उसमें एक चले कि हाँ कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और इन चीज़ों के बेस किस फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उससे कुछ आइडिया जनरेट होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए भी सही रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज चैप्टर आता है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में, कि यूपी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के संदर्भ में सबसे पहले बात की जाए तो भारत जो है ये एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। कैसा है भारत? एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है, जो कि केंद्र एवं राज्यों के लिए एक संविधान ही है, और राज्यों का शासन प्रशासन संविधान के भाग 6 जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है, और केंद्र की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी शासन व्यवस्था की संसदात्मक प्रणाली लागू की गई, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें कार्यपालिका के अंतर्गत आपका राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय और महाधिवक्ता आता है। विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आता है। फिर आपका तीसरा जो आता है एक पिलर के रूप में जो है वह उच्च न्यायालय आता है। मतलब कि ये 3 पिलर हैं उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था की। जिस तरीके से आपके जो संघ में जिस तरीके की शासन व्यवस्था है, उसी तरीके से राज्य में भी आपकी संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसके 3 प्रमुख अंग आते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधानमंडल, एक उच्च न्यायालय। कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय और महाधिवक्ता आते हैं, और विधानमंडल के अंतर्गत आपके राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद आते हैं, और तीसरा जो पिलर आता है वह उच्च न्यायालय का आता है। तो इस तरीके से इसकी ये जो पॉलिटी का जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटी है, तो इन्हीं के संदर्भ में आपका ये पूरा ओवरव्यू है, और इसी के साथ ही आपका सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक को सबसे कवर किया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें करंट को भी ऐड ऑन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव के बारे में। कार्यपालिका जो है वह केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जो कि राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, जो कि अनुच्छेद 159 के अंतर्गत होता है, और वह राज्य की संचित निधि से प्रतिमाह 3.5 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह उसी के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, और अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है, जो कि अनुच्छेद 156 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है, और केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है, जो कि अनुच्छेद 217 के अंतर्गत है। जबकि जिले स्तर पर जिला या सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आता है। जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है, जो कि अनुच्छेद 234 आता है। फिर आता है कि राज्य में महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि के पद के लिए नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है, और श्रीमती सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की वरन भारत की ही प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। वराह वेंकटगिरी, जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी राज्यपाल हैं जिन्होंने भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और भारत के चौथे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। मोहम्मद शफी कुरैशी जो है उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। मंत्रिपरिषद के बारे में, जो कि अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रीगण जो है वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक का सदन होना आवश्यक होता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। और मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वह समय समय पर विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की अवधि जो है वह 5 वर्ष की होती है, लेकिन व्यवहार में इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर निर्भर करती है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने प्रशासनिक, विधायन और वित्तीय कार्य करती है, और मंत्रिपरिषद की राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है, और मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल का एक पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होता है, जो एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय और मंत्रिमंडल ही वह कड़ी होती है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और वह राज्य शासन का कप्तान होता है, और राज्य मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से देखा जाए तो उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में एक जनप्रतिनिधि होते हैं, और वे प्रशासन की गुणवत्ताओं से अवगत होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रशासन की गुणवत्ताओं से अवगत हो, और इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है, और वह प्राय IAS का वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्य होता है। राज्य सचिवालय पद सौंपाने क्रम में मुख्य सचिव, शासन सचिव, सचिव अतिरिक्त, विशिष्ट सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव जो कि अवर सचिव, सेक्शन अधिकारी, सहायक प्रवर या अवर लिपिक चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है, और सरकारी नीति की संरचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है और इनका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य होता है। मुख्य सचिव के संदर्भ में बात की जाए तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव के हैं वही केंद्रीय प्रशासन में वही स्थान कार्य कैबिनेट सचिव के होते हैं। मुख्य सचिव राज्य कैडर में IAS का वरिष्ठतम अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति निम्न बातों पर ध्यान दी जाता है, जिसमें वरीयता, सेवा अभिलेख, कार्य निष्पादन, योग्यता और मुख्यमंत्री का विश्वास इसके अंतर्गत आता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी होती है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो रहे हैं वह दुर्गा शंकर मिश्र हैं। कार्यकारी विभाग या निदेशालय के बारे में बात की जाए तो राज्य प्रशासन में मंत्री, मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख जो कि सचिव, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग या निदेशालय का होता है, और ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से होता है। जबकि कार्यकारी विभाग के कार्यान्वयन प्राथमिक रूप से जिम्मेदार रहता है, और एक शासन सचिव के अधीन कई विभाग होते हैं, जैसे सचिव गृह के अंतर्गत पुलिस विभाग, जेल विभाग, अतिरिक्त और सुरक्षा विभाग आदि आते हैं। मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन के अंतर्गत बात की जाए तो राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं, और उस सब के विभाजन स्तर होते हैं, जिसमें सामान्य राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो कि मंडल स्तर पर होता है, जो अपने मंडल की शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को इसके अंतर्गत देखता है। अब आता है कि आप जानते हैं, इसमें कुछ जो आपके प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके संदर्भ में है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पंडित गोविंद वल्लभ
वल्लभ पंत हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती हैं और वह एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। नारायण दत्त तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री रही जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अलावा भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन रहे। 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 37 वर्ष के पश्चात ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की हुई है। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं और जिले के नीचे तहसीलें होती हैं जो कि एसडीएम के नेतृत्व में कार्य करती हैं। विकास प्रशासन में सबसे नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जिला और जिला के ऊपर आपका राज्य स्तरीय विभाग आता है। इसी प्रकार पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि विभागों के अपने अपने स्तर और पद सोपान होते हैं। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की, जो कि संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा, जिसकी अवधि नियत नहीं है, की जाती है और उसी के पश्चात पर्यंत वो पद धारण करते हैं। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो और कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है और मतदान नहीं कर सकता है। विधानमंडल के बारे में कि राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई, जिसके अंतर्गत 3 अंग आते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान होता है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन नहीं आता। राज्यपाल का प्रमुख कार्य सदनों का अधिवेशन करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, दोनों सदनों का अभिभाषण करना, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करना, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखना, विशेष परिस्थितियों में जब सदन का सत्र ना हो तो अध्यादेश जारी करना, ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च सदन के रूप में राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं, जिनमें इसमें के अंतर्गत आते हैं आपके विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, इसमें एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार है कि कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 नगर निकायों, जिला बोर्डों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, 1/12 विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थानों के या संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा और शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा और राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। विधान परिषद जो होता है, इसमें एक स्थायी सदन होता है जिसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष में अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त होते हैं और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 सदस्य आते हैं, स्थानीय निकाय से निर्वाचन क्षेत्र से 36 सदस्य आते हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 सदस्य, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आपके 8 सदस्य आते हैं और राज्यपाल मनोनीत आपके 10 सदस्य आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से आपके कुल 100 सदस्य आते हैं। उनका एक ओवरव्यू दिया गया है कि किस क्षेत्र से कितने आपके निर्वाचन क्षेत्र से इसमें सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब आता है कि विधान परिषद के संदर्भ में एक सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 23 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हूँ, यानी शपथ उसने ली हो। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक सभापति को चुनते हैं और वैसे तो यह एक उच्च सदन है, लेकिन विधेयकों को पारित किए जाने के मामले में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा उसे पारित कराना चाहती है। विधान परिषद उसे मात्र एक प्रथम 3 मास और द्वितीय बार में प्रथम 1 मास के पास अपने पास रोक सकती है और यह धन विधेयकों के मामले में विधानसभा जो होती है सर्वोच्च स्थिति है, किंतु विधान परिषद जो है वो उक्त विधेयकों को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। अब हमारा दूसरा पिलर आता है विधानसभा के बारे में। विधानसभा जो है निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में कम से कम 60 या अधिक से अधिक 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। वर्तमान में प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 404 यानी कि 403 निर्वाचित और 1 एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत होती है। और आपको बता दें कि जो 25
जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, जो कि उत्तराखंड के गठन के पूर्व 425 थी और ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों की वयस्क यानी कि 18 वर्ष या उससे ऊपर मतों में प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य के कुल 403 विधानसभा सीटों में 84 सीटें जो है वह अनुसूचित जाति की हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं और प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाले जनपद क्रमशः प्रयागराज में 12, आजमगढ़ एवं कानपुर में 10, जबकि सबसे कम विधानसभा सीट वाले जनपद में ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती प्रत्येक जिले में क्रमशः 2-2 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। उत्तर प्रदेश में आरक्षित 2 अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सोनभद्र जनपद की द्विंडी विधानसभा सीट और ओवरा विधानसभा सीट आती है। विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो, निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता और अर्हताओं के अतिरिक्त इसे निम्न बातें नहीं होनी चाहिए कि दिवालिया ना हो, विकृत चित्र ना हो, कोई लाभ का पद धारण करता हो, भारत की नागरिकता ना खो दिया हो। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल और उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है और सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के अवधारण समय समय पर विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं और वह नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में ही इन्हें चुना जाता है। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है और विधानसभा उस पर नियंत्रण रखती है। सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले में गहनता से विचार कर सके, अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग हो तो कुछ संयुक्त होती हैं। सदनों की कुछ समितियां निम्न प्रकार है, जैसे कि प्रतिनिहित विधायन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेष अधिकार समिति, याचिका समिति, आवास समिति इसके अंतर्गत आदि आती है। राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार के सम्मिलित ना हो के नेता के विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन व भत्ता तथा सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं और वर्तमान में नेता विरोधी दल प्रतिपक्ष का पद रिक्त है और ध्यातव्य है कि अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के कारण यह पद रिक्त हो गया है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पृथक पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं। उनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय तथा सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु 80 सीटें आवंटित की गई हैं, जो कि राज्यों में सर्वाधिक है और इनमें लोकसभा में 80 और 17 सीटें जो हैं वह अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की संख्या 17 है, जिसमें नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, शाहजहांपुर, हरदोई, आगरा, मोहनलालगंज, कौशाम्बी, बाराबंकी, मिश्रिक, इटावा, जालौन, बहराइच, बांसगांव, मछलीनगर, लालगंज और रॉबर्ट्सगंज आता है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद लोकसभा सीट 22,63,961 भारत की जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 61 सीटें आवंटित हैं, जो कि राज्यों में सर्वाधिक होती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ। तब से लेकर वर्तमान तक कुल 18 बार विधानसभा का गठन किया जा चुका है और संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन एवं प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम थे। 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को किया गया और इनके अध्यक्ष सतीश महाना को बनाया गया। श्री बनारसी दास श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभान थे, जबकि संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति डॉक्टर सर सीताराम थे। 18वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराने के लिए मनकापुर गोंडा के विधायक रमापति शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 26 मार्च 2022 को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। तो ये कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी आपका कार्यपालिका और विधायिका से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो फिनिश होते हैं। अब पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के संदर्भ में बात की जाए तो न्यायपालिका इसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है और यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करता है जहां तक कि ये निकाय विधान या संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकार का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिनमें जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समितियां इसके अंतर्गत आती हैं।
उच्च न्यायालय के बारे में कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद और लखनऊ है और इसकी मुख्य पीठ आपकी इलाहाबाद है और जो अन्य खंडपीठ आती है आपकी लखनऊ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1866 में की गई थी और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है और यह संख्या न्यायालय में पड़ी लंबित मामलों पर निर्भर करती है। उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है जिसका अभिप्राय इसके अभिलेखों को साक्षिक महत्व के रूप में स्वीकार किया जाना है और न्यायालयों में इसे प्रश्नगत नहीं बनाया जाना है। न्यायालय के अवमानन के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति निहित होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उस राज्य के न्यायमूर्ति से परामर्श लेना होता है। फिर आता है इसके अंतर्गत कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह 62 वर्ष की आयु के तक के लिए की जाती है। इस न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने पर आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक के किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या इससे इतर वर्ष वह उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में आता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अनुतोष प्रदान करने के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण आता है और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकरणों आदि का अधीक्षण करता है। जिला न्यायालय के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश के 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है जिनमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला एक न्यायाधीश के अधीन होता है और जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा 2 भागों में है, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभाजित किया गया और इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं। प्रदेश के जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, सिविल जज जो कि सीनियर डिवीजन और सिविल जज जो कि जूनियर डिवीजन के न्यायालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त दंड न्यायालयों में कानपुर महानगर में मुख्य मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट व अन्य जनपदों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी स्थापित हैं। जिले स्तर पर सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं राजस्व परिषद के बारे में जो कि राजस्व संबंधी मामलों में अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय पर एक राजस्व परिषद आता है। राजस्व परिषद के अंतर्गत आपका प्रयागराज में है और इस परिषद के नीचे राजस्व मामलों की सुनवाई क्रमशः निम्न स्तरों पर की जाती है जिसमें आयुक्त कमिश्नरी स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर, अतिरिक्त कलेक्टर स्तर पर तथा सबसे नीचे सहायक कलेक्टर स्तर पर होती है। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए कुल 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रदेश के अन्वेषित विभिन्न वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में 4 और गाजियाबाद में 2 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया और दिसंबर 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2017 के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्व सांसदों एवं विधायकों पर चल रहे आपराधिक मुकदमे की त्वरित सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में विशेष एमपी या एमएलए न्यायालय का गठन किया गया और 16 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया जिसका मुख्य उद्देश्य वकीलों, न्यायाधीशों, शिक्षाविदों तथा अन्य पेशेवरों के अद्वितीय वातावरण प्रदान करना होता है। अब आता है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय जो है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न जनपदों गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, मेरठ, झांसी में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। परंतु वादों की संख्या के आधार पर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए और इन न्यायालयों में विवाह, भरण पोषण, पति पत्नी, बच्चों की संरक्षकता आदि के मामले में निस्तारित किए जाने का प्रावधान है। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय की गठन की घोषणा की गई। लोक अदालत के बारे में 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया और इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालयों में एवं न्यायालयों से बाहर लंबे समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जनजागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयासरत होते हैं। इन समितियों तथा अदालतों में केवल वे आवेदक अपने मामले प्रस्तुत कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय कम है। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं तथा सैनिकों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं और इन समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के 3 प्रमुख आधार हैं, जिसमें प्रचार प्रसार, निःशुल्क कानूनी परामर्श, सहायता तथा सुलह समझौता द्वारा ही शीघ्र ही बातकारियों को न्याय दिलाना होता है। इन लोक अदालतों में दीवानी, फौजदारी, शकबंदी, राजस्व, विवाह और तलाक, भरण पोषण तथा अन्य प्रकार के ऐसे मामले पर विचार किया जाता है और प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं तथा विभिन्न पुलिस निरीक्षकों या आयुक्तों को प्रशिक्षित करने के लिए विधिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मरादाबाद, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में। स्थानीय स्वायत्त शासन जो है, जिसमें सबसे पहले आती है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत रख कर दिया गया। इसके बाद आता है कि 1961-62 में केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति या जिला परिषद समिति अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, जिसमें क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई और तीनों को एक सूत्र में जोड़ दिया गया। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संविधान संशोधन पारित करके भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से 343 ओ तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। 73वां संविधान संशोधन जो था उसमें उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में प्रवृत्त हुआ और इस अधिनियम में राज्य में तीनों स्तरों पर पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के संगठन संरचना, SC, ST, OBC, महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य शक्तियों के उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। वर्ष 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव कराए जा रहे हैं। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री रामदास सोनकर हैं, जबकि हाल ही में 7 मार्च 2014-20 को राज प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। पंचायतों को सुशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषय को पंचायतों में हस्तांतरित किए गए और प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पहले नंबर पर आती है जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होती है त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने पर 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो है वह चुनाव क्षेत्र के वैक्स जनता द्वारा किया जाता है और जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जिनमें प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंध समिति। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले के पंचायतों के लिए योजनाएं बनाने, समन्वय करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। क्षेत्र पंचायत के बारे में कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता है और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, जिसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और इस पंचायत का इस तरीके से सचिव BDO होता है और यहाँ वही समितियाँ बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायत के बारे में बात की जाए तो ग्राम पंचायत में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु जो होती है वह 21 वर्ष होती है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है और इसमें 999 तक की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से 1999 तक 11 सदस्य और 2000 से 2999 तक 13 सदस्य और 3000 से
अधिक पर 15 अधिक सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा को वर्ष में 2 आम बैठकें, जिसमें एक रबी फसल कटने के बाद और दूसरी खरीफ फसल कटने पर होती है। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक और उसके गठन में 30 दिन के भीतर होना आवश्यक हो और इसके बाद सामान्यतः प्रत्येक मास की एक बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है और बैठक के लिए ग्राम सभा में कम से कम 1/3 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है और इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है और यदि बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रावधान पास ना हो सका हो तो दूसरा प्रस्ताव इस बैठक में 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। इसको आगे कंटिन्यू करने के पहले एक जिला प्रशासन को एक दृष्टि के तौर मतलब एक दृष्टि में समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें कानून व्यवस्था, राजस्व प्रबंधन और विकास के अलग अलग स्तर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था जो है एक तरीके से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत होती है। दूसरी आती है पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत। जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत होती है उसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होगा, फिर आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, फिर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट एक कार्य करते हैं कानून एवं व्यवस्था के अंतर्गत। फिर आते हैं पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत जो बात करें तो इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसे एएसपी कहते हैं। फिर आता है उप अधीक्षक पुलिस जो कि डिप्टी एसपी हो गया, सर्कल इंस्पेक्टर सीआई हो गया, सब इंस्पेक्टर एसआई हो गया, एएसआई आता है, फिर आता है हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल आता है। तो इस तरीके से पुलिस अधीक्षक के संदर्भ में। अब आता है राजस्व प्रबंधन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है सबसे पहले जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आएगा, फिर उपखंड अधिकारी आएगा, फिर तहसीलदार आएगा, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानून गो आता है, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर पटवारी आता है। तो इस तरीके से ये राजस्व प्रबंधन के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा तीसरा जो इसमें पिलर दिया गया है विकास के बारे में। एक होता है आपका ग्रामीण स्तर पर विकास, एक शहरी स्तर पर विकास। ग्रामीण स्तर पर विकास की बात की जाए तो इसमें आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होती है एक जो होती है वह जिला प्रमुख और सीईओ में विभाजित होती है और दूसरी उसी के अंतर्गत जिला पंचायत के अंतर्गत पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के अंतर्गत आपका प्रधान और बीडीओ कार्य करता है। फिर आता है ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच और ग्राम सेवक तथा उसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रामीण की व्यवस्था होती है। फिर आती है आपकी शहरी व्यवस्था। शहरी व्यवस्था के अंतर्गत आपका आता है जिसमें बृहद शहर, मध्यम शहर, छोटे शहर होते हैं। बृहद शहर के अंतर्गत आपका नगर निगम आता है और मध्यम में नगर परिषद और छोटे में आपका नगर पालिका। नगर निगम में महापौर और सीईओ होता है। नगर परिषद में महासभापति, इसमें सभापति और आयुक्त होता है और इसमें छोटे शहर में अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से ये जिला प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है, आपका कानून एवं व्यवस्था के तौर पर किस तरीके से कार्य करता है, राजस्व प्रबंधन के तौर पर किस तरीके से कार्य करता है और इसका विकास ग्रामीण स्तर में किस तरीके से होता है, शहरी में किस तरीके से होता है और कौन सी पोस्ट किसके लिए नियुक्त होती है। तो इन सबका एक ओवरव्यू दिया गया है। अगर आप इसको माइंड मैप में बना लेते हैं तो आप भी जो भी कन्फ्यूजन रहती है कि ये बीडीओ का पद कब होता है, किसके अंतर्गत आता है, या फिर आपका एसआई के ऊपर कौन सी पोस्ट होती है, तो इस तरीके का ये सीक्वेंस जब आप याद रख लेंगे तो आपको ये रहेगा कि आपकी किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट का भी आपका रहेगा, क्योंकि आप इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से ये एक रूपरेखा ये माइंड बना लेते हैं तो ये आपके लिए आगे फ्यूचर में भी काम आएगी। एग्जाम में तो काम आएगी ही, साथ में आपके एक नॉर्मल जीके के अकॉर्डिंग भी आएगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए कि आपका जो जिला प्रशासन है किस किस के अंतर्गत कौन सी पोस्ट निर्धारित की गई हो और कौन कौन से इसमें शासन का संचालन करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत, अब हमने इसमें ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ा तो अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ के बारे में भी देख लेते हैं, फिर नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ के बारे में बात की जाए तो इसमें गैर सरकारी संगठन में आता है इसकी जो आता है फूड फॉर लाइफ, जो कि वृंदावन में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। यह संगठन मथुरा के वृंदावन में मुफ्त भोजन का वितरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और वृक्षारोपण व जैविक खेती कराने और इत्यादि में कार्य करता है। जन विकास समिति जो कि वाराणसी में, इसकी स्थापना 1997 में हुई और यह इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए पुनर्वास और सेवाएं प्रदान करना है। फिर आता है आपका श्रमिक भारती जो कि कानपुर में है। इसमें यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है। विशेष रूप से आपका समुदायों के साथ काम करते हुए इसमें गरीब महिलाओं, बच्चों, वंचितों के सशक्तिकरण का काम करती है। गुड़िया इंडिया जो कि वाराणसी है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई। यह एक एनजीओ का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी, यौन शोषण को समाप्त करना तथा HIV या एड्स के नाम पर यौन पर्यटन या भेदभाव को समाप्त करना होता है। हरितिका या झांसी के बारे में, जो कि वर्ष 1994 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति लाना हो और उक्त संगठन में जल संचयन, प्रबंधन, फसल अनुकूलन, मृदा संरक्षण, वनीकरण से संबंधित स्थायी परियोजनाओं पर तत्परता का काम करना है।
अभिनव या मुजफ्फरनगर के बारे में, जो कि उक्त गैर सरकारी संगठन का उद्देश्य स्वच्छता और पेयजल से संबंध में लोगों की जागरूकता प्रदान करना है। तो इस तरीके से आपके कुछ एनजीओ के बारे में जाना कि कौन से एनजीओ का गठन कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य रहा है। अब नगर निकाय प्रणाली के बारे में बात की जाए तो यह एक नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत जो है वह 1916 में हुई। यह तब हुई जब नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्राय सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गई। स्वतंत्रता के बाद 1959 में इसमें एक और अधिनियम पारित किया गया जिसमें इन निकायों के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की गई। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से एक निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के 74वें संविधान संशोधन करके एक अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243P और 243ZG तक इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया और इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के और नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है कि इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र जो कि नगर निगम की स्थापना की गई, 5 लाख है उससे अधिक और जो 10 लाख से कम है यानी कि 5 से 10 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र कहा जाता है जो कि नगर निगम की स्थापना की गई। 1 लाख है उससे अधिक किंतु 5 लाख से कम आबादी वाले लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होते हैं जिनके लिए नगर पालिका परिषद की व्यवस्था की गई है। और 15,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र जो होते हैं वह संक्रमणशील होते हैं और इसमें नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। नगर निगमों में एक संरचना है जिसमें एक नगर प्रमुख, मेयर, एक उप मेयर, एक 3 प्रकार के सभासद इसमें होते हैं और नगर प्रमुख नगर की वैक्स जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और इसकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रमुख और 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। मेयर चुने जाने में राज्य के आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पदग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक के उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह पास नहीं हुआ तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं जिसमें निर्वाचित, मनोनीत और पदेन होते हैं। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं प्रत्येक वार्ड से 1-1 चुने जाते हैं जिनके लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम के साथ साथ उसका निर्वाचक सूची में हो और उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम है और इसमें 110 से अधिक नहीं हो सकती। निगम के मनोनीत सदस्य 5 से 10 के बीच होते हैं और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है और मनोनीत सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद आता है कि पदेन सदस्यों में नगर निगम वाले MP, MLA और राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य आते हैं। सदस्यों के निर्वाचन में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है और निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर भी इसमें पूर्व राज्य सरकार द्वारा विघटन किया जा सकता है लेकिन विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। निगम के लिए मुख्य नगर अधिकारी जो कि नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं लेकिन इनके वेतन निगम निधि से दिए जाते हैं। निगम सभा में अनेक समितियां होती हैं लेकिन इसकी संख्या जो है 12 से अधिक नहीं होती है। निगम का बजट जो है निगम के सचिव, आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है और निगम की आय के स्रोतों में स्वयं द्वारा लगाए गए कर, राज्य अनुदान, केंद्र अनुदान, वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य द्वारा दिया गया भाग सम्मिलित होता है। निगम अपने नगरीय क्षेत्र विकास के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करता है जिसमें नगर पालिका परिषद के बारे में बात की जाए तो यह इसकी संरचना में एक अध्यक्ष जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष आता है और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 होती है और निर्मानोनीय सदस्यों की संख्या 3 से 5 होती है। इनमें वार्ड की बजाय कक्ष होता है और परिषद की समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य सभी मामलों में प्रायः नगर निगम जैसी स्थिति होती है। नगर पंचायत के बारे में जिसमें एक अध्यक्ष जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, एक उपाध्यक्ष जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होती और मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होती है और शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति इसमें देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में मई 2023 में 2 चरणों में संपन्न हुए जिनमें कुल जो थे वह 760 नगरीय निकाय अर्थात 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 जो है वह नगर पंचायत के चुनाव कराए गए। फिर विध्यातव्य है कि वर्तमान में मई 2024 में प्रदेश में कुल 763 नगरीय निकाय जिनमें 17 नगर निगम आते हैं, फिर 200 नगर पालिका और 546 नगर पंचायतें आती हैं। अब आते हैं विशेष संगठन के बारे में कि लोकायुक्त के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त
आयुक्त अधिनियम 1975 को पारित किया और इस अधिनियम के तहत 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल को नियुक्त किया। लोकायुक्त की सहायता के लिए एक उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति की गई। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 वर्ष निर्धारित था, लेकिन जून जुलाई 2012 के लिए इसमें संशोधन करने के बाद 8 वर्ष इसके अंतर्गत कर दिया गया। 10 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया और लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 70 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो इतना कर दिया गया। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा का कार्यकाल 7 में लोकायुक्त वर्तमान जो कि वर्तमान में भी है, इनका संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है वह 8 वर्ष और 31 जनवरी 2024 को पूर्ण हो चुका है। यद्यपि नई नियुक्ति होने पर वह पद पर बने रहेंगे और वर्तमान में प्रदेश के 3 उप लोकायुक्त हैं, जिनमें शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र यादव इनके अंतर्गत आते हैं। लोकायुक्त संगठन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कदाचार संबंधी शिकायतों, अभिकथनों पर अन्वेषण करना और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अपनी संस्तुति भेजना होता है। इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण एवं कारगर अंग विशेष पुलिस स्थापना है तथा यह संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र और राज्य क्षेत्र के न्यायालयों, सीएजी, विधानमंडल, यूपीपीएससी, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के विभागों, ग्राम सभाओं, राज्यपाल को छोड़कर से सभी के विरुद्ध जांच करने के लिए अधिकार लोकायुक्त को दिए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं जो कि 1977 से 1982 तक रहे, जिसमें आते हैं बिशंबर दयाल। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं आपके मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन। तीसरे नंबर पर आते हैं न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल। फिर आते हैं आपके न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह। फिर आते हैं सुरेंद्र चंद्र वर्मा। इसके बाद NK मल्होत्रा। फिर इसके बाद संजय मिश्रा, जो कि अभी वर्तमान में 2024 तक बने रहे हैं। तो आपके जो लेटेस्ट बने हैं उनकी बस आपको याद करना है और इसके पहले के जितने अभी 2024 तक के हैं इनका सबका डिटेल है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख ई गवर्नेंस योजनाओं के बारे में बात की जाए तो इसमें आती है लोकवाणी, जिसका प्रारंभ जो है वह 9 नवंबर 2004 को किया गया सीतापुर में। इस परियोजना का उद्देश्य जो है जनता की शिकायतों की निगरानी करना और उनके समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। कोषवाणी, जो कि वर्ष 2023 में शुरू की गई थी, यह राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना, सरकारी विभाग के कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनके मासिक व वार्षिक पेंशन वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। जन सुविधा केंद्र, जो कि 10 जून 2009 को झांसी में शुरू किया गया था, नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए एकीकृत प्रणाली अपनाना है। सृष्टि, जो कि इसके माध्यम से प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं, जिला, तहसील, ब्लॉक, गाँव इत्यादि के लिए जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होती है। ई सेवा, जो कि ई सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग व सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करती है। ई सुविधा के बारे में, जिसका उद्देश्य नागरिकों को विशिष्ट एवं जटिल सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालयों की जाने की आवश्यकता समाप्त कर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराती है। और इसमें प्रमुख ई सुविधा आती है जिसमें बिजली बिल, गृह कर, रेलवे टिकट आरक्षण, जल या सीवर कर, परमिट एवं लाइसेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनके संदर्भ में है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोक सेवा प्राधिकरण के बारे में, जिसकी स्थापना जो है वह 24 नवंबर 1975 को की गई और इसका उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करना है। इस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 5 अन्य न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होते हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और 16 फरवरी 1976 को उक्त प्राधिकरण को राज्य सरकार के अध्यादेश द्वारा प्रवर्तित किया गया और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पुनः संशोधित किया गया और 31 मार्च 1993 को इसे प्रवर्तित किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कि राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा आयोग के एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य को सम्मिलित किया गया है, जिनका कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा, जिसका कार्यकाल 2002 से 2006 था, जबकि 5 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बालकृष्ण नारायण ने उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया हुआ है। अब आता है राज्य सूचना आयोग के बारे में, जिसका राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति MA खान 22 मार्च 2006 को पदासीन हुए और इसमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इतना निर्धारित किया गया। इसके साथ ही इसमें हाल ही में 7 मार्च 2024 को RK विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। राज्य महिला आयोग के बारे में, जिसे वर्ष 2022
2022 में इसका गठन किया गया और माने इसका स्थापना किया गया। इसका पुनर्गठन 26 अप्रैल 2013 को किया गया और इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण तथा उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात की जाए तो इसके अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम है तथा इनके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुषमा से अंजू चौधरी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं। पुलिस या कामगार प्रशासन के बारे में कि उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 के पर आधारित है, जिसे वर्ष 1860 में एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता में गठित पुलिस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर इसे अधिनियमित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात बी.एन. लाहिरी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने और स्वयं के प्रशासन, अन्वेषण तथा अपराध नियंत्रण की मजबूती प्रदान करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पुलिस बल 7 पुलिस कमिश्नरेट, 8 पुलिस जोन, 18 परिक्षेत्र में विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 13 जनवरी 2020 को राज्य में पहली बार लखनऊ गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया और पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने पर जिलाधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान दिए जाते हैं। एडीजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस आयुक्त प्रणाली को कानपुर नगर, वाराणसी में जो कि 26 मार्च 2021 तथा आगरा एवं गाजियाबाद, प्रयागराज में नवंबर 2022 में से लागू किया गया। CCTNS जो कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है, जो कि वर्ष 2009 से संचालित है। भारत सरकार की राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसे उत्तर प्रदेश के मायावती सरकार ने अप्रैल 2011 को शुरू किया था और इस योजना का उद्देश्य पुलिस सेवाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता की नेटवर्क तैयार करना है और उक्त योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, गाजियाबाद, गाजीपुर, मुरादाबाद जिलों में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कारागार प्रशासन के बारे में। कारागार प्रशासन के संदर्भ में बात की जाए तो यह पुलिस तथा न्यायपालिका के भांति कारागार व्यवस्था आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के कुल 75 कारागार हैं, जिसमें 7 केंद्रीय कारागार, 62 जिला कारागार और 2 उप कारागार और 4 विशेष कारागार इसमें शामिल हैं। केंद्रीय कारागार आगरा प्रदेश का सबसे पुराना कारागार है। 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले सिद्ध दोष किशोरी बंदी जिनकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होने 23 वर्ष तक की किशोरी सदन बरेली में निरुद्ध रखा जाता है और उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में होता है, जबकि कारागार बंदिशों द्वारा उत्पादित विभिन्न औद्योगिक या दस्तकारी के अवशेष उत्पादों के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु जेल डिपो अमीनाबाद, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। अब आता है प्रदेश में स्थापित विभिन्न कारागार को एक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें पहला कारागार जो था वह केंद्रीय कारागार आगरा में है, जिसकी स्थापना 1846 में हुई। फिर आता है केंद्रीय कारागार बरेली, जिसकी स्थापना 1848 में। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ 1868, केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज, केंद्रीय कारागार वाराणसी, केंद्रीय कारागार बरेली और सैफई में ये प्रमुख है। आपका लेटेस्ट वाला नवंबर 2021 में सैफई में स्थापित किया गया और आपका आगरा में ये वाला स्थापित किया गया और बरेली में 2 हैं। एक आपका 1848 में स्थापित हुआ और दूसरा आपका जनवरी 2017 में स्थापित हुआ। तो इस तरीके से ये कारागार है। अब आता है आपके विगत प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके संदर्भ में, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस समिति के नए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की हुई थी, तो ये आपका है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो किसके में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? आपका प्रधान का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष, सरपंच का होता है और पंच का होता है, बल्कि क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो ये आपका बताना है। तो इसमें बात की जाए तो ये आजमगढ़ है। नेक्स्ट आता है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा शेष बचे हुए थे, तो ये आपके आते हैं 403। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया था, मतलब कि इस पद का शुरू कब किया गया था, तो ये आता है आपका 1975 में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन सी आता है कि वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ऑप्शन डी आता है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत बताना है तो इसमें आएगा ऑप्शन डी कि यह राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा हटाया जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, इनके अंतर्गत बताना है तो ये आपका मोर नहीं है, जबकि मछली, धनुष, तीर ये तीनों ही राजकीय चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत आपको बताना है तो इसमें आता है आपका जालौन जो है वह किससे संबंधित है, उरई से संबंधित है। कानपुर देहात जो है अकबरपुर से संबंधित है। फिर आता है संत रविदास नगर जो है भदोई से। कुशीनगर जो आता है आपका पंडोरना से संबंधित है। तो इस तरीके से ये प्रमुख संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह टेशु है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार का सही चुनाव करें। जिसमें पहला आता है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आता है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा आता है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, चौथा आता है कि वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें दूसरा और चौथा जो है वह सही है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है जिसमें एक स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, चौथा पदसौपानिक संरचना की। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि आपको कथन और कारण के संदर्भ में दिया गया है कि कथन कहता है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। कारण कहता है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों ही सत्य है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड में गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आती है आपकी 108, तो ऑप्शन डी होगा। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाए तो इसमें आपका कुल 1/3 आरक्षण है कुल स्थान का, तो ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, पहला नगर का प्रथम नागरिक होता है, दूसरा नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तीसरा आता है कि वह कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, चौथा आता है कि वह कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा कथन के साथ ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये आता है आपका सारस, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट हैं, तो ये कौन होते हैं। तो ये होते हैं आपके कानपुर में है। फिर आता है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रदेश में नगरों के मेयर का निर्वाचन होता है, तो ये किससे होता है, ये आपका सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी होगा। राज्य की 18वीं विधानसभा का चुनाव 2022 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, इसमें 47, तो ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो आपके आते हैं नित्यानंद स्वामी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव रहे हैं, तो ये तीनों रहे हैं आपके, लेकिन नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कुल नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ऑप्शन बी दिया गया है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ऑप्शन सी आता है कि कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, और ऑप्शन डी आता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से आपका कौन कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो होता है कौन सा सही नहीं है बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, और ये सही नहीं है, आपका A, C, D तीनों ही सही है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं, इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका 2 रही हैं, तो ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं, और लोकसभा में 80 सदस्य सीटें निर्वाचित होती हैं। तो इसमें पहला, दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ आपका पॉलिटी का सेक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके हिस्ट्री के सेक्शन को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर इसकी PDF मिलेगी, साथ ही साथ सभी पूरी बुक की ही आपको PDF अवेलेबल होगी। धन्यवाद।